कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रैक पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम 2 फरवरी को पेश हुए बजट के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेंगे और देखेंगे कि 2 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण जी ने बजट में हमारे लिए क्या क्या पेश किया, जिसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के कुछ प्रमुख बातों के साथ। देखिए, नोट 1 में देखेंगे आप, भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो 9.2% आकलन किया गया है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक मानी गई है। इसके अलावा 14 क्षेत्रों में जो है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। देखिए, इस बार के बजट में हमारे वित्त मंत्री जी के भाषण में जो है कि 60 लाख नए रोजगार के सृजन की बात कही गई है। इसके अलावा पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। पीएलआई योजना में जो है 30 पीएलआई स्कीम में जो है 30 लाख के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। उसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले 25 सालों में जो है कि भारत जो है कि जब अपना 100वां यानी कि शताब्दी ईयर मना रहा होगा, उसके अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। पहला, पीएम गति शक्ति योजना, आपको पता होगा, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद प्रदान करना। तो चलिए, इन 4 प्राथमिकताओं जिस पर ये बजट में जोर दिया गया है, उनको एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये क्या है आखिर में। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएम गति शक्ति योजना से। देखिए, पीएम गति शक्ति योजना जो है कि ये पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए देने वाले जो 7 कारक हैं, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि लॉजिस्टिक और संरचनाएं हैं। इसमें मास्टर प्लान क्या है पीएम गति शक्ति योजना को, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो है पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है कुल अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं, उन राजमार्गों के विस्तार के लिए कितना विस्तार के लिए टारगेट दिया गया है, तो 25,000 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है। और राष्ट्रीय राजमार्गों में इसके लिए विस्तार जो किया जाएगा, उसके लिए लगभग इतना रुपए जुटाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद से जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 2022-23 में जो है 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए, वो भी पीपीपी मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर जो है लॉजिस्टिक पार्क के जरिए जो है सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा देखेंगे रेल मार्ग में क्या क्या किया गया है। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। 2022-23 में जो है देशी एवं विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच, जैसे कि रेल मिनिस्टर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जो है कि एग्जाम्पल देकर बताया था कि ये जो कवच है, कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में लगभग 2000 किलोमीटर और ऐड किया जाएगा। कब तक ये हुआ है? 2022-23 तक। इसके अलावा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जानने योग्य ये है कि अगर देखा जाए रेल मंत्रालय में, तो 400 वंदे भारत ट्रेनें, कितनी? 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा अगले 3 साल के दौरान। इसके अलावा अगले 3 साल के ही दौरान जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास भी किया जाएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। पर्वतमाला में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मॉडल में लाया जाएगा। इसके अलावा 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं को संविदाएं प्रदान की जाएगी।
पर्वतमाला अगर देखा जाए, पर्वतमाला में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं आगे क्या कहा गया है इस बजट में। कृषि में क्या कहा गया है इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात किया जाए तो गेहूं और धान की खरीद के लिए लगभग 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों को ज़मीनों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो गंगा के किनारे, जो गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के तटीय जो इलाके हैं वहाँ पर जैविक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड, डिजिटलीकरण, कीटनाशक एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन, यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो है ड्रोन का भी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने और क्या बताया है, इसके अलावा ये बात कही गई है कि केन बेतवा लिंक परियोजना यानी कि जो केन और बेतवा नदी जो है इसका जो लिंक परियोजना है उसके क्रियान्वयन के लिए इन्होंने 1400 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। इसके अलावा देखा जाए केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों को लगभग 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी, ऐसा इनका मानना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर देखा जाए एमएसएमई सेक्टर की बात किया जाए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई अगर सेक्टर की बात किया जाए, अगर एमएसएमई सेक्टर की बात किया जाए तो एमएसएमई सेक्टर में जो है उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। असीम पोर्टल, उद्यम, ई श्रम और एनसीएस, ये तीनों पोर्टलों को जो है कि आपस में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। इनका कहना है कि 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ECLGS, इसको बोलते हैं ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी और स्कीम, यानी कि इस स्कीम के तहत जो है 130 लाख एमएसएमई को जो है कि अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। इसको जो है मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके तहत गारंटी कवर के रूप में कुल 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे क्या इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या हमारे लिए बन सकता है। तो आगे देखेंगे रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम के तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपए परिव्यय से शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। आगे अगर चला जाए तो आगे देखते हैं कौशल विकास, अगर सेक्टर में कौशल विकास के तहत देखा जाए तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इनका कहना है कि कौशल विकास मिशन के तहत नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए जो है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा जाएगा, यानी कि इनका कहना है कि ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा में, यानी कि अगर देखा जाए तो सारी इस प्रेजेंट टाइम में जो है कि जितने भी सेक्टर हैं उन सभी सेक्टरों में अगर जो है कि आसानी से हर चीज़ उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन की सहायता को और स्टार्टअप के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अगर हम शिक्षा सेक्टर में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए एक सबसे बड़ी अनाउंस किया गया है। इनका कहना है कि शिक्षा सेक्टर में अगर देखा जाए एजुकेशन के मामले में तो PM ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है, इनका कहना है
कि पीएम ई विद्या योजना के तहत जो है कि एक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाएगा और ये लगभग 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन, कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना किया जाएगा। आगे देखा जाए अगर तो डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट को विकसित करने का इन्होंने बात कहा है। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी एक ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि पीएम ई विद्या योजना के तहत जो है एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को लगभग 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाए। यानी कि इनका साफ साफ कहना है कि प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में जिस तरह जो है कि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उस टेक्नोलॉजी का यूज अब हम लोग जो है ई विद्या पोर्टल के माध्यम से अलग अलग चैनलों पर हम अपनी कक्षाओं को देख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य सेक्टर की बात किया जाए तो स्वास्थ्य सेक्टर में देखा जाए तो स्वास्थ्य सेक्टर में इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। इनका कहना है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और जानने योग्य बात यह है कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यानी कि अब प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में अब हम लोग जो है कि टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू करने की इन्होंने बात कहा है। इसके माध्यम से जो है कि अलग अलग केंद्रों पर एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। लगभग यहाँ दिया गया है कि 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक नेटवर्क के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसका नोडल जो सेंटर है निमहांस होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इस प्रौद्योगिकी को सहायता देगा। यानी कि इनका कहना ये है अगर स्वास्थ्य सेक्टर में देखा जाए, हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो अब जो है वर्तमान समय में सभी जितने भी हेल्थ सेक्टर में हैं उनको गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देने के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाना। इसके अलावा और आगे हम आगे देख सकते हैं, आगे कुछ प्रमुख पॉइंट इसमें क्या नोट किया गया है। तो इसमें सक्षम आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत जो है मिशन शक्ति हुआ, चाहे मिशन वात्सल्य हुआ, सक्षम आंगनबाड़ी हुआ, पोषण 2.0 हुआ के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख आंगनबाड़ी कार्य को सक्षम आंगनबाड़ियों को में उन्नयन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने आगे क्या बताया इसमें, उन्होंने बताया कि हर घर नल से जल के लिए हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में लगभग 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि इनका कहना है, देखिए आपको पता होगा कि हर घर जल और सभी के लिए आवास का जो टारगेट रखा गया था वो 2022 टारगेट दिया गया है। यानी कि इस 2022 तक सभी घरों में जो है कि जल और सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया था, जो कि अभी तो पूर्ण हुआ नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में हर घर जल मिशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 2022-23 को टारगेट करते हुए 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं तो सभी के आवास के लिए क्या कहा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए इन्होंने 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। यानी कि इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, यानी कि 2022-23 में जो है 80 लाख घरों को पूरा करने का इन्होंने टारगेट रखा है और इसके लिए इन्होंने 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है बजट में। इसके अलावा अगर मुख्य बिंदु पर चला जाए तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट को देखा जाए तो इन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा और आगे देखा जाए बैंकिंग सेक्टर की अगर बात किया जाए तो बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने बताया है कि 100% लगभग 1.5 लाख डाकघरों को जो है मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि इनका ये टारगेट है कि आने वाले समय यानी कि 2022-23 वित्तीय सत्र आने तक जो है कि ये लगभग भारत के लगभग 1.5 लाख जो डाकघर हैं उन सभी डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का इनका टारगेट है। इसके अलावा इन्होंने अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं
बैंक जो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को स्थापित करने का भी इन्होंने टारगेट रखा है। इसके अलावा हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल कर आती है कि इनका कहना है कि ई पासपोर्ट जारी करने के लेकर इन्होंने बताया कि एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले इस पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने लायक है कि यहाँ पे जो है माननीय वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि जो है कि आने वाले समय में ये ई पासपोर्ट भी जारी करेंगे। आगे देखा जाए कुछ खास नहीं है। आगे भूमि रिकॉर्ड के संबंध में इन्होंने ये भी बताया कि भूमि रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का निर्माण किया जाएगा। यानी इनका कहना है कि भूमि रिकॉर्डों के प्रबंधन के लिए आने वाले समय में ये एक यूनिक कोड जारी करेंगे जिसको विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या कहेंगे, वो उसका प्रबंधन किया जाएगा। इसके अलावा आगे अगर देखा जाए इसमें मुख्य बिंदु को अगर आगे समझा जाए, इन्होंने एक चीज़ और यहाँ नोट किया है, पॉइंट किया है कि दूरसंचार सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत यानी कि योजना के हिस्से के रूप में ये 5G के लिए एक मजबूत सिस्टम विकसित करने के लिए भी डिजाइन एवं जनहित निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत करेंगे। यानी कि इनका कहना है कि आने वाले समय में 5G को मजबूत करने के लिए एक जनहितकारी योजना का निर्माण करेंगे। आगे देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो रक्षा सेक्टर में क्या बताया गया है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात किया जाए तो डिफेंस सेक्टर में इन्होंने बताया कि 2022-23 में जो है घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत जो खरीदारी था वो बजट का 68% निर्धारित किया गया, जो कि 2021 में 58% के मुकाबले अधिक था। इसके अलावा 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। जांच एवं प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे ऊपर एक चीज़ हमने पढ़ा था कि एक स्कीम की बात किया गया था कि सनराइज अवसर क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे सनराइज अवसर के तहत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रणालियों, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे इनका कहना कि जो आने वाले समय में जिसकी उपयोगिता ज़्यादा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, भूस्थानिक प्रणाली और ड्रोनों का इस्तेमाल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हो गया, इन सभी चीज़ों में जो है विकास के लिए सरकारी जो योगदान है उसको और इम्प्रूव करके बढ़ाया जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें आगे क्या कहा गया है कि 2030 तक जो है लगभग 2030 तक इन्होंने ये टारगेट रखा है कि सौर विद्युत का लगभग 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किया गया है। यानी कि ऊर्जा सेक्टर की अगर बात करें तो इनका टारगेट है कि 2030 तक सौर विद्युत से लगभग 280 गीगावाट ऊर्जा को प्राप्त करना है। इसके लिए इन्होंने बजट में 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ताप विद्युत संयंत्रों में से 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत किया जाएगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। खेतों में पराली जलाने से रोकने में जो कि मदद भी करेगा। अगर आजकल देखा जाए तो खेतों में पराली जलाना आजकल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तीसरा पॉइंट है इसमें कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए 4 पायलट परियोजनाओं का स्थापना किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया है, कोयला गैसीकरण करना यानी कि कोल से गैस का निर्माण करना, ये भी इस पायलट प्रोजेक्ट में जो है कि मायने रखता है। इसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट पे देखा जाए मुख्यतः तो यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के एक आती है कि इस बजट में जो है डिजिटल करेंसी की बात किया गया है।
यानी कि डिजिटल रुपया की बात किया गया है, यानी कि आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि जो आरबीआई है वो डिजिटल करेंसी एक कोई अपना भारत का अपना डिजिटल करेंसी जारी कर सकती है, जो कि 22-23 में जारी होने की संभावना भी बताया गया है। ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकता है कि आरबीआई के द्वारा कोई डिजिटल करेंसी जारी किया जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त होगा, इसका भी इन्होंने अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके अलावा 2022-23 में जो है कि राज्यों को जीएसडीपी के 4% जो है कि प्रतिशत का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार में उपयोग में किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने बजट से संबंधित कुछ प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखा। यहाँ पे एक और पहलू जो कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट किया जा सकता है कि जो है कि हरित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाने का भी बात कहा गया है। उद्यम पूंजी एवं निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इकोसिस्टम में सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, यानी कि स्टार्टअप जो हैं, जो भी हरित क्षेत्र में स्टार्टअप आ रहे हैं उनको और जो है कि इम्प्रूव किया जाए और ज़्यादा स्टार्टअप को लाया जाए, इसके लिए जो है गवर्नमेंट उपाय कर रही है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के यहाँ पे बजट के बारे में कुछ प्रमुख पहलू जो भी मुझे दिखा उसको मैंने बता दिया। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताएं।